बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। आइए हम लोग सीखते हैं धातु तथा धातु के अंतर्गत आने वाले इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले, निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो सक्रियता की श्रेणी में जो तत्व हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो तत्व अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। अदरवाइज जो तत्व हाइड्रोजन से नीचे हैं वह अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोजन से ऊपर मैग्नीशियम है, तो यह एलिमेंट अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में मैग्नीशियम है, बाकी ये सब तत्व जो हैं ये हाइड्रोजन के नीचे हैं। तो इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ऊपर है, तो इसलिए यह अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करेगी। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो गया, मैग्नीशियम। अब आते हैं सेकंड पे, तांबे का अयस्क है। तो तांबे का अयस्क कॉपर पाइराइट, मैलेकाइट, एजूराइट, कॉपर ग्लांस है। तो इसमें देखिए इसमें से कौन सा है? तो देखिए इसमें मैलेकाइट है, तो इसलिए पहला ऑप्शन इसका सही हो गया, मैलेकाइट। इसमें से कोई भी दिया जा सकता है जितना बोले हैं। इसके बाद, निम्न में कौन सी धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है? तो अभी आपको बताया गया है कि जो तत्व हाइड्रोजन से ऊपर होंगे अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करेंगे, और जो तत्व हाइड्रोजन से नीचे हैं यह अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेंगे। तो इसमें देखिए तत्व है कॉपर। तो कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए यह अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो गया। पीतल है। तो पीतल जो है यह कॉपर 80% और जिंक 20% को मिला करके बनाया जाता है। तो पीतल एक मिश्र धातु है, इसलिए इसका डी ऑप्शन मिश्र धातु करेक्ट है। मैट में मुख्यतः होता है। तो मैट में मुख्यतः क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड होता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ताम्र ग्लांस, कॉपर ग्लांस का रासायनिक सूत्र है। तो कॉपर ग्लांस का रासायनिक सूत्र Cu2S है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, Cu2S क्यूप्रस सल्फाइड। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ए बी सी डी के मानक अपचयन विभव क्रमशः इतना है, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होगा। तो यहाँ पे जानना होगा जो सक्रियता की श्रेणी जो बनी है, जो तत्व उसमें सबसे ऊपर हैं उसका मानक अपचयन विभव का मान सबसे कम है। तो जिसका मानक अपचयन विभव का मान सबसे कम है वही सबसे अधिक क्रियाशील धातु होगा। तो इसमें देखते हैं ए बी सी डी का जो दिया गया है, इसमें सबसे कम -2.71 है, यह डी की वैल्यू है। तो -2.71 है, तो इसका मानक अपचयन विभव का मान सबसे कम है, तो यह सबसे अधिक क्रियाशील होगा, यानी सक्रियता की श्रेणी में सबसे ऊपर होगा। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन, ये डी का वैल्यू, इसलिए इसका सेकंड वाला जो ऑप्शन है यानी डी, ये सही हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, अघातवर्धनीयता प्रदर्शित करता है। अघातवर्धनीयता मैलिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि ऐसे धातु, मतलब धातु को हथौड़े से पीटने पर पतली चादर के रूप में बन जाते हैं, वही अघातवर्धनीयता होता है। लेकिन अगर यहाँ सल्फर है, आयोडीन है, फास्फोरस, इनको हथौड़े से मारा जाए तो तुरंत यह टूट करके खत्म हो जाएगा, भंगूर हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसका अघातवर्धनीयता यानी तांबे को अगर पीटेंगे तो पतली चादर के रूप में बनती चली जा रही है, इसलिए यह ये वाला ऑप्शन तांबा सही हो गया। फफोलेदार तांबा है, यानी ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर मतलब फफोला, जैसे आग से जल जाता है फफोला बन जाता है, उसी तरह से उस तांबे के ऊपर फफोला बन जाता है। तो फफोलेदार तांबा है, क्या है? इसमें कॉपर जिसमें 2% अशुद्धि होती है, यानी फफोलेदार तांबा में उसमें 2% अशुद्धि होती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा है। तो फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा आप लोग अच्छी तरह से जान जाइए, 98% होती है, 98%। कॉपर पाइराइट को वायु में गर्म करने पर सल्फर की अशुद्धि दूर करने की क्रिया कहलाती है। यानी सल्फर को वायु की उपस्थिति में इसको जलाएंगे, उसको भूनेंगे तो उसमें सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाएगी, तो यह क्रिया भर्जन कहलाती है। भर्जन मतलब भूनना। तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया। परावर्तनी भट्ठी का उपयोग होता है। तो परावर्तनी भट्ठी का उपयोग निस्तापन में होता है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आइए हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। एंटीमनी है। तो एंटीमनी देखिए पहला ऑप्शन, इसमें धातु है, उपधातु है, अधातु है, मिश्र धातु है। तो एंटीमनी एक ऐसा तत्व है जिसके अंदर कुछ लक्षण धातु का पाया जाता है, कुछ लक्षण
अधातु का पाया जाता है, तो ऐसे तत्व जिनके अंदर कुछ लक्षण धातु के भी पाए जाते हैं, कुछ अधातु के पाए जाते हैं, तो ऐसे तत्व उपधातु कहलाते हैं। तो इसका मतलब एंटीमनी उपधातु है। बी ऑप्शन करेक्ट। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं। खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेपन होता है। तो खाद्य पदार्थ का जो डिब्बा है उस पर जिंक के बजाय टीन का लेपन होता है, यानी जिंक के बेहतरी के लिए, यानी इसके रक्षा के लिए उस पर टीन का लेपन होता है। इसका मतलब जिंक अधिक क्रियाशील होगा और टीन कम क्रियाशील है, तभी तो जिंक के ऊपर टीन उसके प्रोटेक्शन के रूप में लगाएंगे। तो जिंक के प्रोटेक्शन के लिए उस पर टीन का लेपन कर दिया जाता है। तो बस यही सिंपल सा चीज है, आप जानिए। तो इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि जिंक जो है अधिक क्रियाशील है और टीन कम क्रियाशील है। तो इसके अपेक्षा देखिए, अब यहाँ पर देखिए, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए, लेड नाइट्रेट में यह लेड आयन हो गया और यह नाइट्रेट आयन हो गया। तो लेड पर 2 चार्ज है और नाइट्रेट पर 1 चार्ज यहाँ पर है। तो इस तरह से जब रासायनिक सूत्र लिखा जाता है तो यह चार्ज का एक्सचेंज हो जाता है, यानी ये वाला चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो यह लेड है तो यहाँ पे इसका 1 हो गया, 1 तो अंडरस्टूड होता है। और जो नाइट्रेट है यहाँ पे NO3, तो यह जो 2 चार्ज आएगा तो यह पूरे होल के लिए हो गया। तो ये पूरा आया, सबके लिए हो गया, तो होल ट्वाइस हो गया। 1 अंडरस्टूड होता है, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है और इसको लिख दिए NO3 का होल ट्वाइस। तो इस तरह से लेड नाइट्रेट का सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइस हुआ। इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस तरह से मैं बिल्कुल अलग तरह से प्रश्नों को छांट करके तैयार किया हूं, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके पास अधिक से अधिक इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को भेज सकूं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम।